बात है। मेरा तो परिवार उजड़ चुका है। मेरे पास सब कुछ बचा नहीं है। भाई चला गया, सब चीज़ चला गया। मम्मी रोती है, मैं रोता हूँ, पापा रोते हैं, सब रोते हैं। 30 घंटा एडमिट रहा, बेड पे तड़पते रहा मगर कोई डॉक्टर पूछने नहीं आया। जब और यही सिस्टम खोखला होने की वजह से एक लड़के की जान चली गई। और आईसीयू की माँग करे तो बोले कि किसी को मरने दीजिए तब ना हम आपको आईसीयू देंगे। इलाज करवाते समय आपको सुविधाजनक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की और इसमें बैठे हुए सिस्टम की है। तो उसको वॉशरूम ले गए, तो वो वॉशरूम गया तो कह रहा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बीमार पड़ता है तो फिर घूम फिर के तो हमको उसी दलदल में, उसी हॉस्पिटल में जाना है सर। अगर वही दुर्व्यवहार, वही लापरवाही फिर हुई, तो उसका भुगतान मैं कैसे दूँगा? आज तो भाई चला गया। कि हम एक ऐसे लड़के के पास आए हैं जिसका भाई कुछ दिन पहले डेथ कर गया। आखिर क्या मामला था, इस बारे में हम जानकारी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मृत्यु हो गई, गलत इंजेक्शन लगाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस पे हम बात करने के लिए आए हुए हुए हैं कि आखिर एक घर का हंसता खेलता बच्चा, आखिर एक डॉक्टर की लापरवाही से, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक डॉक्टर की लापरवाही से वह डेथ कर गया। इस पे हम बात करने के लिए आए हुए हैं कि और उसी प्रोसेस में ये कानून से गुहार लगा रहे हैं कि उसके साथ, मेरे भाई के साथ न्याय हो। अच्छा, आपका परिचय दीजिए, थोड़ा एक परिचय दीजिए। सर मेरा नाम विशाल तिवारी है, मैं कुणाल तिवारी जो मेरा छोटा भाई उसका बड़ा भाई हूँ मैं। ग्राम बगौली पोस्ट बास्टोड जिला बलिया के हम लोग निवासी हैं। अच्छा, आपका बताया जा रहा है कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है, इसमें डॉक्टरों की लापरवाही आपके द्वारा बताया जा रहा है कि क्या ये मामला है, थोड़ा बताइए। सर मामला ये है कि जो मेरा छोटा भाई कुणाल तिवारी था, उसको सिर्फ़ 3 उल्टी हुई थी 7 सितंबर के दिन। उसके बाद हम लोग जिला अस्पताल में उसकी दवाई के लिए गए, तो डॉक्टर के गलत व्यवहार, गलत इंजेक्शन देने के कारण, लापरवाही के द्वारा उसका मानसिक संतुलन, जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो मानसिक संतुलन वो खो बैठा तो हम लोगों ने डॉक्टर को मौके पे बुलाया तो डॉक्टर नहीं आए। उसके बाद हम लोग बीएचयू भागे, बीएचयू में भी समय पे इलाज नहीं मिला। अच्छा, ये सरकारी हॉस्पिटल की बात हो रही है। जी, जिला अस्पताल सदर बलिया, डॉक्टर ए.के. उपाध्याय। वहाँ से हम लोग बीएचयू भागे, बीएचयू से लेके गए प्राइवेट। डॉक्टर को जब हमने बुलाया रात में डॉक्टर ए.के. उपाध्याय को, तो उन्होंने कहा कि ये सोने का समय है, आप इमरजेंसी में लेके जाइए। वहाँ से हम लोग जब कोई नहीं आया, मेरा भाई हाथ-पैर पटकने लगा, मुँह से झाग फेंकने लग गया। तो हम लोग हल्ला किए तो डॉक्टर नीरज मौजूद थे, जिन्होंने हाथ नहीं लगाया था मेरे भाई को, ये कहते हुए कि जब तक डॉक्टर ए.के. उपाध्याय नहीं आएँगे, हम नहीं कुछ कर पाएँगे। तो उन्होंने कहा आप बीएचयू लेके जाइए। बीएचयू लेके गए तो समय पे इलाज नहीं मिला। 30 घंटा एडमिट रहा, बेड पे तड़पते रहा मगर कोई डॉक्टर पूछने नहीं आया। जब डॉक्टर को बुलाने जाए, तो डॉक्टर बोले कि स्टाफ बोले कि डॉक्टर है ही नहीं, राउंड पे गए, इधर गए, उधर गए हैं। और आईसीयू की माँग करे तो बोले कि किसी को मरने दीजिए तब ना हम आपको आईसीयू देंगे। अच्छा। इस कदर की भाषा का वो हमसे मतलब बात करे। और हम लोग वहाँ से गए जब एक लेडीज़ नर्स आई, उन्होंने कहा कि इस बच्चे के पास समय कम है, तो उन्होंने कहा कि आप इसको जल्द से जल्द एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाइए, वेंटिलेटर के साथ। हम लोग लखनऊ पीजीआई के लिए रवाना हुए। लखनऊ पीजीआई में 11 बज के 50 मिनट पे जब पहुँचे तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास वेंटिलेटर बेड ही खाली नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको एक नॉर्मल बेड दे देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे। वेंटिलेटर की जगह आपको हाथ से एक दबाने वाला पंप देंगे, जो आप दबाएँगे तो साँस की नली चलेगी। अगर साँस की नली बाय द वे फटती है उस पंप से, तो परिवार वालों की ज़िम्मेदारी होगी। सुबह साढ़े 4 बजे राम मनोहर लोहिया गए, वहाँ पे भी उन्होंने वही चीज़ कहा कि हमारे पास बेड नहीं है। जब हम देख गए कि हम सब जगह से हार गए, तो हमने प्रशासन से लड़ना चालू किया। हॉस्पिटल अथॉरिटी, पुलिस प्रशासन वहाँ पे जो भी थी, उनसे लड़ना चालू किया। तो 3 घंटा बारिश हो रही थी, बारिश में भीगते हुए हम लड़ते रहे प्रशासन से। तब जाके 3 घंटे बाद उन्होंने बेड दिया, बेड खाली होते भी वो नहीं देते हैं। ब वहाँ पे ये सिस्टम हो गया है ना सर कि मरीज़ आता है तो उसको वेंटिलेटर पे जो रहता है, उसको बिना वेंटिलेटर के उतार देते हैं। जब देखते हैं कि परिजन परेशान हो रहे हैं, तो बीच में से कोई मीडिएटर आएगा, वो कहेगा कि आप इतने पैसे दीजिए, हम आपको एक बेड दिलवा देते हैं। इस तरह की समस्या हमको झेलनी पड़ी। मेरा भाई 5 दिन एडमिट रहा, उसमें सर्वाइव कर पाया। छठे दिन 21 सितंबर को सुबह-सुबह चला गया। मतलब इतना उसको उसकी जान ऐसे मतलब क्रिटिकल कोई कंडीशन नहीं था। ये समय पे इलाज ना मिलने के कारण उसकी जान चली गई है। मतलब इससे बलिया से लेके लखनऊ तक मैं सरकार सबसे यही पूछना चाहता अच्छा, हूँ। तो आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ए.के. उपाध्याय के द्वारा इंजेक्शन दिया गया था, जी। उससे मृत्यु हुई है। और फिर बता रहे हैं कि आपके उस समय पे इलाज न मिलने के कारण जी।
हुई है, तो इसमें क्या कुछ बताइए आप? इसमें बता रहे हैं जब उन्होंने इंजेक्शन लगाया, तो उसका मानसिक संतुलन खो दिया उसने। अच्छा, वो इंजेक्शन लगाने के बाद। जी। जब हम उसको वॉशरूम ले गए, तो वो वॉशरूम गया तो कह रहा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाथ में जो नीडल वगैरह उसकी लगी थी, उसने नोच दिया, फेंक दिया, जो भी उसको पकड़ रहा है उसको दाँत काट रहा है। बलिया अच्छा, एम्बुलेंस और इंजेक्शन लगाने से पहले ये नहीं था, नहीं एकदम था? नॉर्मल था। फ़ोन चला रहा था, बात कर रहा था सबसे, बैठा हुआ था आराम से। अच्छा, और इंजेक्शन लगाने के बाद ये समस्या जी, होने लगी। समस्या होने लगी था। अच्छा, तो अभी जो आपके भाई की मृत्यु होने के बाद आपने अगला कदम क्या उठाया? सर, अगला कदम ये उठाया कि हमने 7 अक्टूबर को सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट किया। जब उसका हमने रिमाइंडर लिया, तो बताया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेज दिया गया है, कार्रवाई में अभी विलंब होगा। अच्छा, कंप्लेन में आपने क्या दर्शाया? सर, दर्शाया कि जिला अस्पताल के दुर्व्यवहार हुआ, बलिया से लेकर लखनऊ तक हमको कहीं समय पे इलाज नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम भेज देते हैं, समय लगेगा। जब हमने देखा 15 तारीख तक कि कहीं हमको कुछ नहीं मिला, तो हम लोग डीएम को एक लेटर देख के धरने पे बैठ गए कि आप कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हम लोग धरने पे बैठे हैं। पर कोई जिला प्रशासन, कोई डीएम, एसडीएम साहब, किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना किसी ने हमारी बात सुनी। जी, बलिया सीएमओ से भी हमने किया, तो सीएमओ ने भी ये कहा, मैंने जब कहा कि 7 इंजेक्शन लगाया गया, तो उन्होंने ये कहते हुए पलड़ा झाड़ दिया कि यहाँ पे तो 7 इंजेक्शन आम बात है एक बार में। और वही जब डॉक्टर को ये बात पता चली, तो वो मीडिया में आके बयान देते हैं कि हमने ज़िंदगी में आज तक कभी 4 इंजेक्शन से ज़्यादा लगाया ही नहीं है। अच्छा, ए.के. उपाध्याय। जी, ऐसी-ऐसी बातें हुई हमारे साथ। अच्छा, अभी जब ये उसके बाद जब कार्रवाई आप लोगों पे नहीं हुई, तो आपने एक पद यात्रा चालू किया था लखनऊ जाने के लिए। उसका क्या हुआ ये बताइए? सर, उसका ये हुआ कि हमने 11 नवंबर को लेटर दिया माननीय डीएम साहब को, तो उस दिन तो कोई हलचल नहीं हुई। 15 नवंबर जिस दिन मेरी यात्रा चालू थी, सुबह साढ़े 7 8 बजे फ़ोन आता है बासडी रोड थाने से मेरे को कि आप आइए, बात करनी है आपसे। हम नहीं गए। उसके बाद कुछ देर बाद 10 बजे के करीब मेरे घर पे पुलिस बल आती है, मेरे को ढूँढती है। मेरे नाना-मम्मी मौजूद रहते हैं। ये लोग जब बलिया जाते हैं, तो रास्ते में इनको उतार के थाने में बैठा दिया जाता है। मेरे मम्मी को, मेरे नाना को और मेरे मामा जो है उनकी छोटी-छोटी बच्चियों को, मैं बचते-बचाते डीएम ऑफ़िस पहुँचा था। वहाँ से जैसे ही मैंने पदयात्रा चालू की, तो पुलिस को कहीं से प्रशासन को इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हम वहाँ पे हैं, तो प्रशासन आई, चित्तू पांडे चौराहे से मेरे को उठा ले गई। अच्छा। वहाँ से उठा के वो बासडीह थाना नहीं लेके आए, सीधे सीओ ऑफ़िस लेके गए। जहाँ पे हमें ये कहा गया कि आप अगर मुख्यमंत्री जी के पास जाएँगे तो हम क्या जवाब देंगे उनको? करेंगे। अच्छा, आज एसडीएम ने बुलाया है आपको? जी, बलिया सदर एसडीएम साहब ने बुलाया है। मतलब सर फिर से वही प्रोटोकॉल हो रहा है कि घुमाया जा रहा है फिर से वही अच्छा, चीज़। तो उसके बाद अगला कदम क्या होगा आपका? सर हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारी बात सुनेंगे। हम गलत इस चीज़ का तो समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम अपने न्याय की बात कर रहे हैं। अगर मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ होता, तो समझ आता। मेरा भाई चला गया है, उस चीज़ को तो कोई ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो लौटा सकता है मेरे भाई को। और सरकार मुआवज़ा का मैं उम्मीद भी नहीं करता, ना मेरे को चाहिए। मुआवज़ा मैं लेके करूँगा क्या जब मेरा भाई नहीं रहेगा, मेरे घर की हँसी-खुशी सब चली गई। अगर सरकार सुन रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, तो सर आप ऐसी ज़िंदगियाँ बचा लीजिए जो बचने की कंडीशन में होती हैं मगर दुर्व्यवहार, लापरवाही हॉस्पिटल के द्वारा की जाती है जिनसे हँसते-खेलते परिवार उजड़ जाता है। मेरा तो परिवार उजड़ चुका है। मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है। भाई चला गया, सब चीज़ चला गया। मम्मी रोती है, मैं रोता हूँ, पापा रोते हैं, सब रोते हैं। तो आप देखिए सर, मैं हर जगह बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं, मगर मैं आपको सिर्फ़ बलिया की बात बोलूँ तो सर आए दिन आपको ऐसी घटना दिखेगी, आए दिन, प्रतिदिन, मगर कोई आवाज़ नहीं उठाता। जब मैंने अपने भाई के लिए बोलना चालू किया, तो मेरे को दबाया भी जा रहा है। सर मैंने क्या किसी का मर्डर किया है या किसी को मारा है? आप बताइए मेरे को। अगर गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। अगर मैं गलत हूँ तो प्रशासन मेरे को सज़ा दे। गलत तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। मेरा जो हक है, संवैधानिक हक है, मैं वही तो माँग रहा हूँ सर। देखिए बहुत लोग कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल को छोड़िए, आप अपना पर्सनल बात कीजिए। मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई। अ, उसके बाद अगर मेरी मम्मी, मैं, चाहे मेरे पापा, कोई भी अगर बीमार पड़ता है, तो फिर घूम फिर के तो हमको उसी दलदल में, उसी हॉस्पिटल में जाना है सर। अगर वही दुर्व्यवहार, वही लापरवाही फिर हुई, तो उसका भुगतान मैं कैसे दूँगा? आज तो भाई चला गया। ये सिर्फ एक लड़के की आवाज नहीं है, ये उन सभी बलिया वासियों की आवाज है जो सदर अस्पताल में जाकर
अपना इलाज करवाते हैं। इलाज करवाते समय आपको सुविधाजनक सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सरकार की और इसमें बैठे हुए सिस्टम की है। और यही सिस्टम खोखला होने की वजह से एक लड़के की जान चली गई। वो लड़का सिर्फ यही नहीं चाहता है कि जो उसमें दोषी है उन पे कार्रवाई हो, ये भी चाहता है कि वो जो सिस्टम है जो खोखला हो चुका है और जो वहां पे सिस्टम को धूमिल कर रहे लोग हैं उन पे कार्रवाई ही नहीं बल्कि वो सिस्टम भी बदला जाए। वेंटिलेटर की जो सुविधा नहीं है वो वहां पर उपस्थित कराई जाए और बलिया चिकित्सा की कायाकल्प पलटी जाए। ये सिर्फ पर्सनल इस व्यक्ति का ये मसला नहीं है, पूरे बलिया वासियों की है। नमस्कार, आप देखते रहिए नागरिक तक न्यूज चैनल। नमस्कार।